अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 और उसका टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड मास अटैच टू द स्प्रिंग पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों, हमारी बुक के अंदर एक डेफिनेशन दे रखी है, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे मूव करता है तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो यही लिखते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन about its mean position is called oscillatory or vibratory motion। मोशन। स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो करे, इट मीन्स आगे पीछे मूव करे, तो उससे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन लिखते हैं, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द बॉडी, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब भी यही है, इस कॉल्ड ऑसिलेटरी एंड और वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करें तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक नहीं होते, ठीक हो गया, एक जैसे नहीं होते, बल्कि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, तो आप हायर क्लासेस के अंदर जब जाओगे तो इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले हम ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जो लो फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करते हैं तो उन्हें हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो यही लिखते हैं, द बॉडी is moving with low frequency is called oscillatory motion। तो स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन क्या होगी? यानी वो बॉडी जो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करते हैं तो उन्हें हम बेटा वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। द बॉडी इज मूविंग विथ हायर फ्रीक्वेंसी is called vibratory motion। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की, जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल ये है, एक ये बॉब है, तो
एक स्ट्रिंग के एक एंड को बॉब के साथ जोड़ रखा है, जबकि स्ट्रिंग के दूसरे एंड को एक रिजिड स्पॉट के साथ जोड़ रखा है। जब इस बॉब को बच्चे मीन पोजीशन से जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन तक एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लेकर जाऊंगा, जब मैं उस एक्सटर्नल फोर्स को जब छोड़ दूंगा या रिलीज कर दूंगा, तो ये बच्चे बॉडी अपने फिक्स पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी या टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी मोशंस को हम बच्चे ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं। तो लिखते हैं बच्चों, मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बच्चे ये जो सिस्टम है इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। और स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल ये है, ये हमारे पास एक कर्व्ड डिश है। अब इस कर्व्ड डिश के अंदर इनिशियल पे बॉल यहाँ पे होगी, जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ और उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाऊँगा, ये मीन पोजीशन है, ये भी मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम और ये भी एक्सट्रीम। जब बच्चे मीन से एक्सट्रीम के तक लेकर जाऊँगा तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं उसके एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर तक लेके गया, अब उस एक्सटर्नल फोर्स को मैं जैसे ही रिमूव करता हूँ तो ये बॉडी बच्चे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी टू एंड फ्रो। तो इसी ऑसिलेशंस को बच्चे कहते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो ये लिखते हैं फिर। तो इस सिस्टम का नाम होता है बच्चे बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक हो गया। या मोशन ऑफ स्टील बॉल रोलिंग इन अ कर्व्ड डिश, तो इसी को ही कहते हैं मोशन ऑफ स्टील बॉल मूविंग इन कर्व्ड डिश, इन कर्व्ड डिश। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लिखते हैं बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स हार्मोनिक मोशंस क्या होती हैं? यानी वो मोशन जो बॉडी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अपनी मोशंस को दोहराता है, तो उसे हम बच्चे हार्मोनिक मोशंस कहते हैं। और बच्चे सिंपल, तो यहाँ सिंपल से मुराद ये है, तो हार्मोनिक मोशन में तीन तरह की इक्वेशन यूज होती हैं। F इज इक्वल टू kx, F इज इक्वल टू के एक्स का स्केयर, और बच्चे तीसरी इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू के एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास सिंपल का वर्ड है, तो इट मीन्स हमें वो इक्वेशन लेनी है जिस डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 हो। तो ये वाली इक्वेशन इस सिस्टम के अंदर हम लेंगे, तो तब हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होता ये है, तो ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मोशन होती है जो जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन इट मीन्स टू एंड फ्रो मोशंस करता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट के, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहते हैं। तो बच्चे यही लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन
motion is the special types of motion, special types of motion in which body move to and fro about its mean position. Mean position due to the restoring force. बच्चे restoring force, ठीक हो गया। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये है, द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स of restoring force is directed towards mean position. Towards mean position. और बच्चे थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये है, जो रिस्टोरिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। The magnitude of restoring force is directly proportional to the displacement. Displacement is called simple harmonic motion। तो स्टूडेंट्स पहली बात ये लिखी है मैंने कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप है मोशन की जो बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है अपने मीन पोजीशन के गिर्द, और बच्चे किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब दूसरी बात, जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ होती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो इतनी बड़ी तकरीर आपको समझ नहीं आएगी, तो इसको जब मैं मैथमेटिकल बच्चों हल करूंगा तो फिर इस तकरीर की आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, वेरी 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 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। तो स्प्रिंग के एक एंड को रिजिड स्पॉट के साथ बच्चे बांध रखा है, जबकि दूसरे एंड के साथ हमने एक मास के साथ अटैच कर रखा है।
अब बच्चों ऑसिलेशन की दो कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन ये है, उस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये है एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, तो तब हमारी बच्चे ऑसिलेशंस होगी। ठीक हो गया। तो इस मास पर बच्चे जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो बॉडी बच्चे डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी बच्चे डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब बच्चों एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूंगा तो इस मास स्प्रिंग सिस्टम में एक और फोर्स जनरेट हो जाएगी, तो उस फोर्स को बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और वो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब बेटा जो एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉडी पहुंचा, तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो वो बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। अब बच्चों मीन पोजीशन तक बॉडी आ गया, मैंने छोड़ दिया। अब मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा। जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा तो वो बच्चे बॉडी का इनर्शिया लेकर उसको आएगा। स्टूडेंट दोबारा गौर करें, जब बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक बॉडी आएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, अगर बच्चों मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगी तो बॉडी वो बॉडी के इनर्शिया की वजह से आएगी। तो आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हम बच्चे इसका मैथमेटिकल स्टेप करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, तो यहाँ पे बच्चे हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ कहता ये है कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक हो गया। तो यही लिखते हैं, within the elastic limit of the body, within the elastic limit of body बच्चे एक्सटर्नल फोर्स is directly proportional to the displacement. Displacement is called हुक्स लॉ। हुक्स, ठीक हो गया बच्चे, हुक्स लॉ कहते हैं। दोबारा समझो स्टूडेंट्स, जितनी मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी के अंदर बच्चे डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही कवर होगा। तो इसी को हम इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल, सबस्क्रिप्ट में लिखना है एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट के। अब बच्चों इसको मैं ख़त्म करता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी के को साथ में इक्वल का और कांस्टेंट का निशान आएगा, ठीक है, सिंबल आएगा। अब बच्चों अब हमें एक और डेफिनेशंस मिल रही है, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो इस इक्वेशन को बेटा 1 का नाम देंगे। तो आप लिखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या बच्चों, समझाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स देखो बच्चों, ये वाली इक्वेशन लिखो वैसे की वैसे, ई एक्स इज इक्वल टू के एक्स। अब क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों x से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे भी x से डिवाइड। तो k इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय बच्चों x आता है, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इज नाउन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट का डेफिनेशन आ जाएगी।
फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन is called spring constant. अब स्प्रिंग कांस्टेंट का बच्चों यूनिट लिखते हैं। तो स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का बच्चों फोर्स का यूनिट न्यूटन और एक्सटेंशन से मुराद है डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन पर मीटर। तो इसका फार्मूला आ जाएगा बच्चों न्यूटन पर मीटर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? अगर मज़ीद इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब बच्चों इस न्यूटन की जगह हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो इधर मैं पुट करता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में बच्चों ये पर मीटर आ गया। अब बच्चों इस पर मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो इसका एक और यूनिट मिल गया, तो वो होता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका दूसरा यूनिट है, इसे बेस यूनिट कहते हैं बच्चों। ठीक हो गया। अब चलते हैं बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स पे, ये इधर भी समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स को उधर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक लेकर आती है, तो उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। द फोर्स, तो यही लिखते हैं, द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन। द फोर्स which brings the body back to the mean position. Is called restoring force. स्टूडेंट्स वो फोर्स जो बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक लेकर आती है, तो उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक हो गया। The restoring force equal in magnitude and opposite in direction of external force and opposite directions of external force। स्टूडेंट्स ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती है, समझाता हूँ ये बात। पहले मैं ये फार्मूलाज लिख दो बच्चे। तो बच्चों ये कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और बच्चों डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर गौर से देखिएगा।
तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन बच्चों ये वाली है और रिस्टोरिंग फोर्स के इसके ऑपोजिट है। बेटा मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक हो गया। अब बच्चों इधर वैल्यूज को पुट करते हैं। अब ये वाली एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स के बराबर था, तो इधर वैल्यूज को पुट करते हैं बच्चों। तो एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू बेटा माइनस के एक्स, इसकी जगह पे वैल्यूज पुट की है मैंने, तो माइनस के एक्स के। अब बच्चों देखो देखो इधर रिस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये समझाता हूँ, जब मैं कांस्टेंट को और इक्वालिटी के साइन को ख़त्म करूँगा तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी हमारी। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस एक्स के। तो स्टूडेंट्स रिस्टोरिंग फोर्स बच्चों देखो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बच्चों किस साइड में है, ये वाली डायरेक्शन में। तो ये भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशंस को नाम देते हैं बच्चों इक्वेशंस 2। तो स्टूडेंट्स एक और बात आपने याद रखनी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये साइड पे लिख लो। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। तो नोट थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। इससे मुराद ये है अगर बच्चों किसी स्प्रिंग की थिकनेस ज़्यादा है तो के की वैल्यू बच्चे ज़्यादा होगी। थिकनेस से मुराद ये है कि अगर बच्चे स्प्रिंग मोटा होगा तो के की वैल्यू बच्चों ज़्यादा होगी। अगर थिकनेस कम हुई इट मीन्स अगर स्प्रिंग थिकनेस कम हुई या पतला हुआ, ठीक हो गया, तो उसकी के की वैल्यू भी कम होगी। अब बच्चों न्यूटन के फार्मूले लगाकर हम एक्सेलरेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल में हम ये करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, आप पढ़कर आए हैं, F इज इक्वल टू ma। अब बच्चों सेकंड इक्वेशन और ये वाली थर्ड इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो बच्चों इसको करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो ये वाली इक्वेशन है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाली, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशंस लिखते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस बच्चों के एक्स। अब बच्चों ये जो m है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय, अब बच्चों ये m आ जाएगा और x आ जाएगा। अब बात एक और गौर करने की ये है कि k और m ये दोनों बच्चे कांस्टेंट हैं। जब इक्वल का और कांस्टेंट को मैं ख़त्म करूँगा तो हमारा डायरेक्टली का निशान आ जाएगा। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया है रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये समझ आएगी बातें, तमाम बातें इधर। तो पहली बात बच्चे ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब बात ये भी लिखी है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी बच्चे आगे पीछे मूव करती है। एक बात आपको समझ आ गई। अब दूसरी बात ये है द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन। बच्चों देखो
रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन बच्चे क्या है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ठीक हो गया। अब तीसरी बात ये थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिस्टोरिंग फोर्स के। जब ये बातें बच्चे होंगी तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो अब हम बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है इसकी कंडीशन। तो चलते हैं। पहली कंडीशन ये है, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। एक बात और याद रखें बच्चों, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये बच्चे मैग्नीट्यूड पे सेम है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये नेगेटिव का साइन ये है, अगर बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हो रहा होगा तो उस वक्त एक्सेलरेशन बच्चों इसके अगेंस्ट लग रहा होगा। ठीक हो गया। इस नेगेटिव का मतलब ये है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो पहली कंडीशन भी यही है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो ये लिख देता हूं मैं, कंडीशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स पहली कंडीशन ये है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement। तो स्टूडेंट्स दूसरी बात यह है, ये जो सिस्टम है ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस and body executing simple harmonic motion having inertia and restoring force तो स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशन होंगी तो तब हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो ये एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आई थिंक पहले नंबर पे होगा, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स एक और बात है जो मैं इधर लिखना भूल गया, तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, तो ये भी याद कर ले, पेपर में आ सकता है। कंडीशंस ऑफ ऑसिलेशन, तो स्टूडेंट्स पहली कंडीशन ये है ऑसिलेशन की, बॉडी को डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस से मुराद ये है उस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड करेंगे। और बच्चों दूसरी बात ये है कि रिलीज कर देंगे, उस बॉडी को रिलीज कर देंगे। रिलीज से मुराद है एक्सटर्नल फोर्स को बच्चे रिमूव कर देंगे।
तो ये है बच्चों आज का टॉपिक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।